आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबश्शिर ज़ैदी। बैनुल-अक़वामी ख़बर से शुरू करते हैं। आपके इल्म में होगा कि पिछले एक महीने से चीन और भारत के दरमियान शदीद सरहदी कशीदगी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इत्तला दी कल के पिछले जुमे को यानी 2 दिन पहले तिब्बत से मुत्तसिल अरुणाचल प्रदेश जो भारतीय रियासत है, वहाँ चीनी फ़ौज ने 11 घंटे तक असली गोला बारूद से जंगी मशक़ें की। उससे पहले चीन ने ख़बरदार किया कि अगर भारत ने डोकलाम का जो मुतनाज़ा इलाक़ा है वहाँ से फ़ौजी दस्ते ना बुलाए तो भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चीन डोकलाम को, जो कि भूटान भी क्लेम करता है, अपना हिस्सा समझता है और वहाँ सड़क बनाना चाहता है और भारत ने अपने फ़ौजी ये सड़क रुकवाने के लिए भेज रखे हैं और ये खींचातानी बीजिंग और दिल्ली के दरमियान पिछले 1 महीने से जारी है। आज दोपहर को एक ख़बर आई ज़राए से और वो ख़बर ये थी कि सिक्किम में चीन और भारत के दरमियान झड़पें, हमले में 158 भारतीय फ़ौजी हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। सिक्किम में भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर चीनी रॉकेट हमले में तबाह। ये ख़बर इतनी खौफनाक थी कि इसे BBC, CNN, अल जज़ीरा, CBS हर जगह हेडलाइन होना चाहिए था, पूरी दुनिया में हंगामा मच जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस खबर को लिफ्ट नहीं कराई। सिर्फ की वजह से वो लोग 2 चैनल वो ज़्यादा पुरजोश निकले और उन्होंने ये खबर चुगली। आप देखिए। अब जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर से। चीन और भारत के दरमियान सरहद पर झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सिक्किम का इलाका है जहां चीन की फौज ने भारतीय मोर्चों पर फायरिंग की है और ज़राए का इस बारे में बताना है कि चीनी फौज की फायरिंग से 158 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सिक्किम में चीन और भारत के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारतीय मोर्चों पर रॉकेट फायर कर दिए। हमले में 158 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। तो ये जनाब पहले दुनिया ने उठाई, फिर जाहिर है कि जब स्क्रीन लगी हुई हो न्यूज़ रूम में तो बाकी चैनल्स का भी दिल चाहता है, तो डॉन ने उठा ली। बाकी चैनल्स ने इत्तफाकन एहतियात का मुजाहरा किया या क्या हुआ, मुझे ये कहानी नहीं मालूम। अच्छा, ये ख़बर जो है इसका पस मंज़र है क्या, ये चली कहाँ से, हुआ क्या? अच्छा, तो ज़ाहिर है अब 158 भारतीय फ़ौजियों के हलाकत को मामूली वाक़या नहीं है और चीन का और जो इंडिया का स्टैंड ऑफ है वो इतना इस वक्त वर्ल्ड फोकस में है कि हर किसी भी कोई हिलजुल होती है तो वो वर्ल्ड न्यूज़ बनती है। तो मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि एक इंतहाई हसास इदारे के हसास व्हाट्सएप से एक हसास किस्म का एक मैसेज आता है कुछ रिपोर्टर्स को, जिस पे जैसे दुनिया ने सबसे पहले जो है, जिनकी जो है दुनिया तेज़ है, तो वो दुनिया जो है वो ख़बर लेके निकल लिया और उन्होंने, उनके जो डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने भी कहा कि जी ये हमारे पास इत्तलात आई हैं। अब अगेन मैं भी चौंका ये ख़बर देख के। मैंने कहा कि शायद मतलब वाकई कोई इतना बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया है कि वर्ल्ड न्यूज़ में इससे बड़ी फिर कोई ख़बर आज होनी ही नहीं थी। और किसी ने चेक नहीं किया कि BBC पे या अल जज़ीरा पे या कहीं और, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जब आपको पता है हसास साइड से खबर आती है तो वो तो अमन ना हो सदकना होती है। बिल्कुल। और रिपोर्टर हसास हो तो क्या कहना। हाँ, रिपोर्टर भी हसास हो। तो अब वो हुआ ये कि उन जिन रिपोर्टर साहब ने वो खबर भी दी, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ जी चेक कर लें। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया। मैंने कहा बेटा मैंने चेक किया है, वो नहीं है। नहीं होगी, आपको क्या पता। चैनल नहीं कूदे। हाँ, इतनी नहीं, देखें आए तो 3 से 4 लोगों के पास ये खबर आई। हाँ। पहले क्योंकि दुनिया ने उठा ली वो खबर और उस पर बी पर भी पेल दिया, फिर हमने भी चुगली और एक आध जगह टिकट चले, लेकिन वो शायद उससे पहले गायब हो गई। उसके बाद एक दोबारा से सुना है वाशिंगटन पोस्ट ने हमसे चुगली। हाँ, वो इंटरनेशनल मीडिया ने हमें कोट करना शुरू कर दिया कि जी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ इसमें मुझे जो अचंभा हुआ बहैसियत खुद एक रिपोर्टर के कि यार
ये मतलब खबर अगर वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ना वो इंडियन मीडिया के ऊपर है, ना वो चाइनीज़ मीडिया के ऊपर है, नहीं, जो दो फरीक हैं उनके पास अगर ये खबर नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो ज़ाहिर है खबर आपको पता है उतार ली जाती है, फ़ौरन ही उतार भी ली गई, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन इट ऑल्सो गोज़ टू प्रूव कि हमारे फिल्टर्स जो हैं किस कदर कमज़ोर वीक हैं, काता और ले दौड़ी, वो वाला मामला है। अगर कोई 2 घंटे बाद जिस तरह ज़राए ने ये खबर हसास रिपोर्टरों को बताई थी, उसी तरह ज़राए ने फिर 2 घंटे बाद एक वजाहती बयान जारी किया। सरकारा किसी इदारे ने अपना नाम नहीं दिया, सरकारी ज़राए की जानिब से वजाहत के नाम से ये बयान आया, और वो ये था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कुछ तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि चीन ने भारत के अगले मोर्चों पर भारी हथियारों से हमला करके मादी और जानी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के व्हाट्सएप पैगामात सफ़ेद झूठ हैं जिनका मकसद गैर यकीनी हालात पैदा करना है। बराए मेहरबानी बाज़ मनफी अनासर की जानिब से इस तरह के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से मोहतात रहें और दीगर लोगों को भी बताएं कि ऐसी तस्वीर और पैगामात पे कान न धरें जिनका मकसद बराह रास्त कौमी सलामती को मुतासिर करना है। ज़राए से खबर आई, ज़राए ने कहा कि नहीं साहब ये मिलिशियस है, कौमी सलामती को मुतासिर। एक वो मुझे मिसरा याद आ रहा है, वही ज़िबा भी करे वही ले सवाब उल्टा। बिल्कुल। और क्या, अब मामू तो बन गया ना, मीडिया तो मामू बन गया। अच्छा, एक दफ़ा थोड़ी पहली बार पहली बार नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इसीलिए रिलाई करना चाहिए जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, लेट्स से ISPR का है या गवर्नमेंट स्पोक्समैन का है या उनका, इससे ज़्यादा जो व्हाट्सएप जितने ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलेगा कहाँ से मिलेगी? अगर सिर्फ रिलाय तो फिर 2000 रिपोर्टर कर रहे हैं। सर आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर आपके मुल्क की खबर हो तो आप उसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से रिपोर्टर सिक्किम आपके ख्याल में फ़ोन करेगा? बात ये है, फ़ोन करेगा, कॉमन देखिए, ये जो इतने आप जो मेथड बता रहे हैं ना प्रिवेंशन के, सारा मसला है कॉमन सेंस का। देखिए 158 फौजियों का मरना कोई मजाक नहीं है। 2-4 मर जाए तो चलो आदमी, गलती हो सकती है यार, ठीक है, झड़प हुई होगी, 2-4 LOC पे भी शहीद होते हैं यहाँ पाकिस्तानी फौजी, तो वो उस तराजू में आदमी देख सकता है। जब आप कहते हैं ना 158 फौजी और वो भी भारत के और वो भी चीन ने मार दिए, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में अलार्म बज जाना चाहिए। और तो एज अ रिपोर्टर या एज अ न्यूज़ रीडर मेरी पहली जिम्मेदारी क्या होगी कि मैं फौरी तौर पे, अगर मेरे पास इवन 2 मिनट भी है ना, तो मैं काउंटर चेक करूं BBC क्या कह रहा है। बिल्कुल, इंडिया का इंडिया टुडे या टाइम्स ऑफ इंडिया या पीपल्स डेली बीजिंग का क्या वो कुछ कह रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे जाके कह रहा उसने कोई इवन रॉयटर्स फॉर दैट मैटर, रॉयटर्स या इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, न्यूज़ एजेंसीज, वो तो फ्लैश मारती हैं ना। ये सारे क्या अंडे बेचने के लिए हैं इदारे, ये तस्दीक करने के लिए होते हैं ना। लेकिन मसला वही है कि जब आपके दरमियान एक अंधी रेस हो कि फला चैनल बाजी ले गया, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फला चैनल क्यों बाजी ले गया। उसमें बाज़ औक़ात मुँह के बल गिरना पड़ता है। और मुझे दुख हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा वो इमेजेस लगा करके लोग जो हैं बार बार कह रहे हैं कि भाई क्यों खबर दी गई है, किसने खबर दी, कहाँ से आई। तो ऑब्वियसली उसका जवाब मीडिया के पास नहीं होगा। जिन्होंने खबर दी वो तो अब इस जोगे भी नहीं है यही रिपोर्टर के उनका नाम ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इस जोगे भी नहीं है कि जिन्होंने वजाहती बयान जारी किया या वापस ले ली वो खबर, कुछ नहीं है। सही बात। वो कौल आपके जो मामू बन गया वो मीडिया बन गया। बिल्कुल, और क्या। और इस चीज़ का फ़ायदा भी कुछ नहीं है ना सर, कि मतलब कैसे हम सोच सकते हैं कि यहाँ बैठकर हम सिक्किम बॉर्डर की एक्सक्लूसिव खबर दे सकते हैं। मुझे बताइए कोई ज़राए होंगे। और जो इनका डिनाइल आया है फिर दोबारा से, जिसमें वो कहा है कि भाई जनाब ये जो है ना डायरेक्टली अफेक्टिंग आर नेशनल सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि इस बात पर चीन भी नाराज़ होगा आपसे कि जनाब ये कैसे चल गई खबर। ठीक है ना, भारत को तो छोड़ देना, भारत में वो तो होगा ही होगा, वो तो हमारा उनके साथ जो चल रहा है वो एक फ़र्क चीज़ है। लेकिन चीन भी इस पर, और मुझे पता है कि वो खफा हैं और उन्होंने कंसर्न शो किए कि भाई आप ज़रा मीडिया को देखें। एडिटोरियल कंट्रोल्स का क्या करें? सर मेरा तो ये ख्याल है कि इस रिपोर्टर की जिम्मेदारी बनती है कि जिसने ये व्हाट्सएप मैसेज चुगा है, हाँ
व्हाट्सएप पे तो रोज़ाना बीसीओ मैसेज आते हैं, आपको भी मुझे आते हैं, सबको आते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी हमारा काम है कि हम उसको जो है रीचेक करें। लेकिन बदकिस्मती ऐसी हो गई है कि ख़ासतौर पे हसास इदारों की जानिब से जो मैसेजेस आते हैं उनको हम आसमानी सहीफ़ा पकड़ के और पेल देते हैं। किसी ने इस बीच खबरदार करने की भी कोशिश की हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी या मीडिया कम्युनिटी में से कि यार ये खबर मत लो? नहीं, जब ये चल गई ना उसके बाद सारा सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है जर्नलिस्टों ने इधर उधर देखना शुरू किया कि कहाँ से है, इंटरनेशनल मीडिया पे है, रॉयटर्स की ब्रेकिंग न्यूज़ पे आ रही है, BBC पे आ रही है, अल जज़ीरा पे आ रही है, CNN पे, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, इट वाज़न्ट देयर एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे मीडिया के लिए एक सबक हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो चीज़ बहुत डैमेजिंग हो जाती है, आपके लिए नहीं, मुल्क के लिए भी। जिस तरह आप चाइनीज़ ने ऑब्वियसली अपना डिसप्लेजर कन्वे किया है ओवर दिस न्यूज़ कि जनाब ये कैसे चली है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है रिपोर्टर विल नेवर, और जैसे आपने कहा कि डिस्क्लोज करेगा कि जनाब ये किस हसास ऑफिसर की तरफ से मुझे आई थी ये, और वैसे अगर प्राइवेटली पूछे तो ऑब्वियसली दे विल टेल यू, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर इसको क्लैरिफाई करना भी, तो मेरे ख्याल में इंटरनल चेक्स हमारे इदारों में भी होने चाहिए कि इस तरह का जो एडवेंचर है उससे प्लीज़ परहेज़ करें। शौक बर्बाद भी कर देता है। हाँ, शौक बर्बाद भी कर देता है। और आप क्या सोच सकते हैं, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम एन इंटेलिजेंस एजेंसी, कि जनाब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो कि चूँकि BBC से मेरा तवील अरसे से ताल्लुक़ रहा है, वहाँ उन्होंने एक बड़ा मोटा सा उसूल तय कर दिया है। उन्होंने कहा भाई साहब, अगर आपको ये खबर मिलती है कि रशिया ने अमेरिका पे एटम बम गिरा दिया, तो कम से कम 2 रिलायबल सोर्सेज, राइटर या AFP, या उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि फला जो है, अगर कॉर्पोरेट करें, एक सोर्स नहीं, दूसरा सोर्स, या BBC राइटर वगैरह, या आपका ज़ाती कॉरेस्पॉन्डेंट, उसके बाद आप चलाएंगे। आप एक्सक्लूसिव के और बाजी लेने के चक्कर में नहीं पैदा करें, इसलिए कि बाद में जब आपको वो वापस लेना पड़ता है ना, तो एक तो आपका खुद प्रोफेशनल नुकसान होता है, दूसरे जो लोग देखने वाले हैं उनका मीडिया पे ईमान और कमज़ोर हो। बिल्कुल। और ये है कि देखिए 50 आप अच्छी स्टोरीज़ कर लें तो एक बहुत टाइम लगता है आपको एक ट्रस्ट डेवलप होने में। एक गलत स्टोरी आपके मुंह पे जो है वो आपके माथे पे कलंक का दाग की तरह लटकी रहती है। जिस तरह ऑब्वियसली हमने देखा कि द न्यूज़ ने वो खबर छाप दी थी JIT वाली के जिस रोज़ JIT सबमिट हो रही थी कि जनाब JIT ने कह दिया कि वज़ीर आज़म क्लियर है। अब वो उसमें भी नहीं एहतियात की गई और बाद में माज़रतनामा भी शाया करना पड़ा कि जनाब सॉरी ये गलत थी। लेकिन टेलीविज़न में माजरत की तो कोई कंडीशन नहीं है, उतार दें। बेसिकली यहाँ तो एक वो चलता है ना, उतार दो भाई, वो ये खबर उतार दे। हाँ। तो वो लेकिन मेरा ख्याल है माजरत कर लेनी चाहिए। माजरत कॉन्फिडेंस डेवलप करती है और माजरत आपको फ़ायदा ही पहुँचाती है। बिल्कुल। और लोगों का ट्रस्ट कम से कम, देखें गलती सबसे हो जाती है, हो सकता है आपसे भी हुई हो, मुझसे भी अपने प्रोफेशन होती है, बिल्कुल होती है। एट टाइम्स हमारी भी जजमेंट वो हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी अनबिलीवेबल होती हैं कि उस पे फौरन आपके यहाँ रेड लाइट जलनी चाहिए कि यार ये खबर जो है ये मैं चेक कर लूं। और वही आप वाली बात 2 मिनट लगते हैं। जस्ट आप रॉयटर्स की ब्रेकिंग में चले जाएं, तमाम चैनल्स ने रॉयटर्स और AP सब्सक्राइब की हुई है जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं। या चाइना के जैसे आपने कहा पीपल्स जो उनका पीपल्स डेली है चाइना का, वहाँ उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, वो इस तरह अपडेट होती रहती है। इसी तरह इंडियन मीडिया, वहाँ पर भी कई क्रेडिबल सोर्स हैं। आप तो और ट्विटर पे या सोशल मीडिया के ऊपर अब हो ये रहा है कि सब वो तस्वीरें लगा लगा के भद उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि ये गलती हुई है और मेरे ख्याल में माफ़ी मांगनी चाहिए इस सारी सूरत हाल के ऊपर अगेन। लेकिन वही आ जाता है कि किस हद तक फ़िल्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं TV न्यूज़ के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इससे अगर सबक नहीं लिया गया तो आइंदा खुदा ना करे कोई ऐसी खबर भी चल सकती है जो शायद बहुत ही डैमेजिंग हो और मज़ीद आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना उससे अफेक्ट हो। एक वक्फा ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। वेलकम बैक। और अब एक और ऐसी खबर जो पानामा के मसले पर मचे मछली बाज़ार के शोर में कहीं दब गई।
आज पेशावर में हयाताबाद में एक खुदकुश हमलावर ने FC की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसमें एक जवां साल आर्मी के मेजर जमाल शेरान जिनका ताल्लुक़ तुर्बत से है वो और 2 अहलकार उसमें शहीद हुए। इस जो सारी सूरत हाल के ऊपर कल DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसकी ज़रा डिटेल जो है वो थोड़ी मैं बता देता हूँ। ये जो खुदकुश हमला हुआ है ये बाग़े नारान चौक है हयाताबाद में। जी वहाँ हुआ है। ये FC के कॉन्वॉय पे और मोटरसाइकिल सवार था खुदकुश मेजर जमाल शीरान और उनके मुहाफिज ज़ाहिर शाह, ये शहीद हुए और दीगर 4 जो FC के जवान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। 2 गाड़ियाँ उनकी तबाह हुई हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी कबूल की है और जो पुलिस है उसका अंदाज़ा है कि इस वारदात में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सही बात। और ये FC का काफ़िला जो है हयाताबाद में अपने कैंप से किला बिलासार जा रहा था और वहाँ पर बाग़े नारान जैसे आपने बताया। इसका ताल्लुक़ आप खैबर से जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं खैबर से नहीं जोड़ना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कल क्योंकि ऐलान किया था DG ISPR ने कि खैबर के जो है हम ऑपरेशन राजगाल के बारे में बात भी की थी, तो हो सकता है ये उसका रिएक्शन हो। हाँ। ये मेजर जो हैं इनका ताल्लुक़ तुर्बत से बलूचिस्तान से है और इनके हमारे एक व्यूअर भी हैं, उन्होंने हमें मैसेज भी किया था। उन्होंने बताया कि ये जो वहाँ पे कब ये फ़ौज में आए, कैसे और कैसे थे, इनकी फ़ैमिली के बारे में। इनकी बहन जो है वो रेडियो पाकिस्तान तुर्बत में मुलाजमत भी करती हैं। वालिद साहब इनके ख़ुद रिटायर्ड हैं आर्मी के, ओमान की आर्मी में भी सर्व किया है उन्होंने। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आज पूरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चलती रही कि हमारे फ़ौजी जवान जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग। अच्छा, आपने एक बताया कि खैबर का जो ऑपरेशन है ये उससे लिंक हो भी सकता है। मेरे ख्याल में उससे इसलिए लिंक नहीं है कि आप पिछले अगर 2 हफ्ते की वारदातों को जमा करें तो मेनली बलूचिस्तान में कई वाक़यात हुए हैं जिनमें के जो आला ओहदेदार थे उनको टारगेट किया गया। मसलन चमन में DPO थे, जल्लुक किला अब्दुल्ला से था, वो एक खुदकुश हमले का निशाना बने। कोयटा में एक SP थे, बहुत ही सुना एफिशिएंट SP थे, वो निशाना बने। FC के जो 2 जवान हैं इसी दौरान, वो तो पिछले 2 हफ्ते में 6 हाई वैल्यू जो टारगेट हैं पर्सनल वो निशाना बने। और अब ये जो है आज ये हयाताबाद में ये वाक़या हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजी है तालिबान की या और भी कोई ग्रुप स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। रियासत की स्ट्रेटजी होती है सीधे चलना ना, नाक की सीध में, और उसको बहुत टाइम लगता है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने में। जो दहशतगर्द होते हैं या जो छापामार टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं उनकी सर्वाइवल ही इसी में है कि हर महीने या कुछ अरसे बाद वो स्ट्रेटजी चेंज करते रहें। मसलन अगर तवज्जो इस दफ़ा जा रही मरकूज़ हो रही है कि जी हम क्राउड पे हमले कर रहे हैं और उसका एडवर्स पब्लिक रिएक्शन आ रहा है और जो रियासती इदारे हैं वो भी उनकी भी तवज्जो इस तरफ है कि अब अगला हमला भी क्राउड पे होगा, तो फिर वो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं टारगेट किलिंग्स पे, स्ट्रेटेजिक असासों पे। फिर एक ज़माना आता है कि सिर्फ तनसीबात पे हमले होते हैं, एयरपोर्ट्स पे या किसी भी जगह पे। फिर वहाँ जब आप अपनी नज़रें जमाते हैं तो फिर वो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, फिर आप वो अहलकारों को टारगेट कर लेते हैं। तो ये एक टिपिकल जो टैक्टिक्स होती हैं गोरिल्ला जंग की या छापामार जंग की या दहशतगर्दी की, ये इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे तो ये इसमें लग रहा है कि ये टैक्टिकल चेंज है। और ये इस बात का अंदिया भी है कि अभी वॉर ऑन टेरर इज़ फार फ्रॉम ओवर। अभी बहुत से ऐसे इलाके, जैसे हमने अब शुरू किया है खैबर एजेंसी में ऑपरेशन, ये चौथा है खैबर एजेंसी बिल्कुल। तो अच्छा, मैं वो ठीक है कि ISPR ने बड़े कल ऐलान किया जी हमने चौथा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वैसे बाय द वे ये इतना ऐलान करने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल सही बात। ये कार्रवाई जो है, अब दहशतगर्द ऐलान करके तो नहीं करते ना कि जी हम आज 4 बजे फलानी मार्केट पे खुदकुश हमला करने वाले, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट होता है ये जो देते हैं बाकी मुखालिफ फरीक, तो ये आर्मी जो है ज़रूरी तो नहीं है कि जी वो पूरे पोस्टर और बैनर लगाए जी हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं और फलाना है।
ये बुनियादी तौर पे दाइश के ख़िलाफ़ बता रहे हैं ऑपरेशन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पिछले 3-4 साल से गैर सरकारी हल्के ये कह रहे हैं कि दाइश ने यहाँ पूरा एक नेटवर्क कायम किया, और बार बार ये बात हर वारदात के साथ साबित होती है। लेकिन अब भी रियासत खुले दिल से ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हाँ, दाइश का नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है। जैसा वो उन्होंने कहा जी फॉर्मल नेटवर्क नहीं। अब फॉर्मल नेटवर्क से क्या मुराद है? क्या वो जोड़िया बाज़ार में एक दफ्तर खोल के उस पर बोर्ड लिखवाएंगे कि साहब ये दाइश का मरकज़ है, अपनी शिकायत जो है यहाँ दर्ज कराएं? ऐसा तो नहीं होता ना। अगेन वही तो फ्रेंचाइज ग्रुप्स जो हैं, अलकायदा भी फ्रेंचाइज ग्रुप पे काम करती थी, तालिबान भी फ्रेंचाइज ग्रुप थे, लश्कर जंगवी जैसे फ्रेंचाइज है या अल-आलमी है वो है। तो जाहिर है कि दाइश भी जो है फ्रेंचाइज ग्रुप्स पे काम करती है। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? मतलब दाइश का कोई खजानची होना चाहिए, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। तो जब आप ये कहेंगे कि हाँ हमें एक नए दुश्मन का सामना है, तो अवाम भी गोमगो की कैफियत से बाहर निकलेंगे। अब अवाम जो है वो भी इस चक्कर में है कि रियासत कह रही है कि हैं भी, नहीं भी हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये अगर काउंटर स्ट्रेटजी है तो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इसको हम कैसे अब काउंटर करें? क्या इस सारी सूरत हाल? नहीं, देखो ना, ये तो हर जो छापामार जंग है या जो दहशतगर्द वो तो चलती रहेगी। वो तो ये है, वो तो ये है कि वो तो मेंढक की तरह ऑपरेट करते हैं ना, कि यहाँ से उछल के यहाँ, यहाँ से उछल के यहाँ, और फिर साथ में टैक्टिक्स भी चेंज कर देते हैं। अब रियासत जो है या तो अनकन्वेंशनल जो बाकायदा ट्रेंड होते हैं लोग दहशतगर्दी से निमटने के लिए, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है जिससे कमर टूट सकती है, अब अल्लाह जाने हम उसमें कितने कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। इसराइल हो, श्रीलंका हो, पेरू हो, ये मिसालें हैं। वो इंटेलिजेंस नेटवर्क आपका मिसाली, आप कितना इंट्रूजन कर सकते हैं दुश्मन की सफ़ों में, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन कितनी तेज़ी से उस ग्रुप तक पहुंच सकती हैं जो कि आपका स्ट्राइक ग्रुप है, जिसे कि मूव करना है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर ये है कि यहाँ ओवरलैपिंग बहुत है। मसलन एक एजेंसी को अगर इत्तला मिल गई है, अब वो प्रोसेस हो के दूसरी एजेंसी तक, फिर जो एंटी टेररिस्ट अथॉरिटी है उस तक, फिर वहाँ से पुलिस तक, ये वो है, तब तक जो है वो बंदे का नशा ही ख़त्म हो चुका होता है। इराक़ ने अब क्योंकि अपनी फतह का ऐलान कर दिया दाइश के ख़िलाफ़, और ये कहा है कि हमने मोसल से भी उनको ख़त्म कर दिया, तो आपको लगता है कि कुछ यहाँ से लोग जो शायद यहाँ से लड़ने के लिए गए थे, दे आर कमिंग बैक? नहीं, जाहिर है कि अगर वो गए हैं तो जाहिर है वापस भी आएंगे, जैसा कि वेस्ट में हुआ है कि वापस वो लोग आए हैं। लेकिन ये बात मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अहम है कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मसला ये है कि दाइश हुआ या अलकायदा हुआ या इस तरह के जो ग्रुप हैं, दिस इज़ बेसिकली आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजिकल पैकेट्स हैं। आपको लेना है आप ले लीजिए, आपको लेना है आप ले लीजिए, और उसके हिसाब से ये एक मैनुअल है, ये एक फ्रेंचाइज है। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट है, अब आपने सिंध की में जो अभी इजलास हुआ आला सतही, जिसमें दानिश्वर और वाइस चांसलर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या कहा कि साहब अब तक तो ये तासुर था कि मदारिस के लोग हैं। उन्होंने कहा जी मदारिस से बहुत अरसे पहले शिफ्ट होके ये जो हमारे जो बाकायदा तालीम के सेकुलर तालीम के इदारे हैं यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये पढ़े लिखे दहशतगर्द हैं और इन पे अब नज़र रखने की ज़रूरत है। अब कहीं जाके आपको सफूरा कोर्ट याद है, 2 साल पहले हुआ था, है? तब से हम कह रहे हैं कि ये शिफ्ट हो चुका है, अब हुकूमत भी कह रही है शिफ्ट हो चुका है, तो इतनी देर लगती है। बट रियासत नीड्स टू बी विजिलेंट, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है ये फ़ौजी जवान और फ़ौजी अफसरान अगर इस तरह शहीद होते रहेंगे तो अच्छा नहीं है रियासत के लिए। हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और कराची में पीटीआई की एक बहुत ही पुरजोश शोला बयां रहनुमा हैं, थी बल्कि नाज बलोच।
जिनको पहले मीडिया एडवाइज़र की जिम्मेदारी भी दी गई थी सिंध में बाद में, और वो सबसे पहले उन्हें पीटीआई की जानिब से कौमी असम्बली का टिकट भी दिया गया था पिछले इलेक्शंस में, गो के वो हार गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो 90 की दिहाई से इमरान खान से मुतासिर रहीं, क्योंकि वो शौकत खानम के लिए जो फंडिंग करते थे। उसके बाद हर जगह उन्हें देखा मैंने पीटीआई की डिफेंस करते हुए। बारह हम भी बात करते थे कि पीटीआई सिंध की नायब सदर भी रहीं, बल्कि हैं, और जो इनके इलेक्शंस हुए थे उसमें भी वो 12वीं इलेक्टेड मेंबर थी पूरी पार्टी की। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपीपी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उनके वालिद साहब जो हैं अब्दुल्ला बलोच, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे थे, जियाले थे, तो उन्होंने उनको डिफाई किया और ज्वाइन किया पीटीआई को। लेकिन कल वो फिर पीटीआई में वापस आ गई और उनका ये कहना था पीपल्स पार्टी में वापस आ गई। हाँ, पीपल्स पार्टी में वापस आ गई। आज मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि तब्दीली के नारा लगाते लगाते ये पार्टी ख़ुद तब्दील हो गई, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो शहर नहीं जिसकी हमें तलाश थी। अच्छा, एक मिनट यही ठहर जी। ये जो आपने सीधा पढ़ा कि नाज बलोच ये और उसकी बेटी और पीटीआई के लिए इतनी खिदमात और पीटीआई सिंध की नायब सदर, बाय द वे ये नाज बलोच है कौन? पीटीआई वाले तो इन्हें नहीं जानते। वो शायद लीडरशिप सबूत चाहते हैं आप? हाँ, बता। सबूत चाहते हैं? जी। भाई, ये सेनेटर शिबली फराज हैं, पीटीआई के अहमद फराज के साहबजादे भी हैं। ज़रा सुनवाइएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि नाज बलोच का नाम मैंने भी सुना हुआ है, कभी कभार टीवी पे आती है। वो हमारी पार्टी की एक आम रुकन थी, कारकुन थी, और इससे ज़्यादा वो नहीं थी कुछ भी। अच्छा, ये एक आदमी है, आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि यार शिबली फराज की क्या हैसियत, सेनेटर पंजाब के हैं, उन्हें क्या पता होगा। उससे बड़ी हैसियत तो ये कि फराज साहब के बेटे। बिल्कुल। इमरान खान तो जानते होंगे ना, जिन्होंने टिकट दिया नाज बलोच को कौमी असम्बली का। ज़रा इमरान खान साहब के ख्यालात बताइए। अच्छा हुआ चले गए, किसी काम के नहीं हुआ। अच्छा हुआ वह चली गई। हाँ, ठीक है। ये कायदे तहरीक इंसाफ का है। जी जी। एक साहब हैं शफकत महमूद साहब, जो चोटी के रहनुमा हैं और काफ़ी अरसे से सेनेटर है ना। अच्छा, और वो ज़ाहिर पार्ट टाइम तर्जुमान भी हैं, कभी फुल टाइम तर्जुमान होते पीटीआई में, कभी पार्ट टाइम। शफकत महमूद साहब, उन्होंने क्या कहा? इकबाल और चौधरी निसार के जो इश्यूज़ हैं और जिस तरीके से धड़ेबंदी नून लीग में हो रही है, उसका क्या मुकाबला कर सकते हैं आप? एक हमारी कोई जो ऐसी खातून जिसका कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो चली गई तो क्या उसका क्या मुआवजा कैसे हो सकता है? उसके पास तो कोई ओहदा भी नहीं था। कौन है नाज बलोच? कौन है? पीटीआई नहीं जानती। अच्छा, बाद में इन्हीं शफकत महमूद साहब ने, वो जो होता है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी ने कहा भाईजान वो तो सिंध की आपकी नायब सदर थी। उन्होंने ये ट्वीट किया कि यार मुझे गलत समझा गया है, मैंने अगर ये उनका कहा था कि उनका जाना कोई ख़ास बात नहीं, उनके पास कोई ओहदा भी नहीं था, तो इसका मतलब ये था कि एक तरफ जहाँ इतने बड़े बड़े एमएन हैं और वज़रा पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, वहाँ नाज बलोच की वो हैसियत नहीं थी। इस पर एक साहब हैं फरहान सुल्तान, उन्होंने नीचे ट्वीट किया, मतलब ये कि आपकी पार्टी में एक आम रुकन की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ पैसे वाले की इज्जत है। बहुत खूब। ये उनका ट्वीट है। ये कोई यकीनन वाहिद खातून जो है पीटीआई की रहनुमा फौजिया कसूरी, बिल्कुल, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। उन्होंने तस्लीम किया कि नाज बलोच उनके साथ थी। नाज बलोच का पीटीआई छोड़ना एक अफसोसनाक नुकसान है। उन्होंने पीटीआई का पुरजोर दिफा किया। मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखती हूँ और उनके मुस्तकबिल के लिए दुआ गो। बड़ी अच्छी बात है। ये एक सेना पॉलिटिकल उन्होंने अपनी सोच दी। ज़ाहिर है किसी का भी हक़ है वो किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जब जा रहे हों। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अब आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा फिरदौस आशिक अवान भी गई पीटीआई में, नज़र मोहम्मद गोंदल भी गए, इम्तियाज़ सफदर अबड़ाइज भी गए, नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल भी चले गए। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई अब पीपीपीटीआई हो गई है, कि मतलब पीपल्स पार्टी के जितने सेकंड ग्रेड के और हारे हुए रहनुमा हैं वो पीटीआई ज्वाइन करें।
अगेन विदाउट ऑफेंस टू के कौन क्या कर रहा है, लेकिन अगर आपका कोई छोड़ के जा रहा है तो कम से कम इज्जत दे दे, मतलब को शायद वापस आ देखो जाए। वही एटीट्यूड है। हमारे इलाके में एक वडेरा था, हाँ, वो जब किसी को शामिल होना होता था पार्टी में, वो अपनी मर्सिडीज भेजता था, तो चाहे कोई भी हैसियत हो उस आदमी की, मर्सिडीज में आ रहा है, वो बिल्कुल ही चरिया जाता था, यार साईं ने मर्सिडीज भेजी है। अच्छा, जब उसे निकालना होता था ना, तो साइकिल की उल्टी गद्दी पे बिठवा के उसे बस अड्डे पे कहता था इसे छोड़ा। तो पीटीआई भी अपने कारकुनों के साथ ये, अगर कारकुनों के साथ ये कर रही है। मुझे सिर्फ दुख है, और शायद इमरान खान साहब ने एक दो दफ़ा आकर के उनसे सवाल भी पूछा गया, उन्होंने फिर कहा भी कि मैं कराची आऊँगा दोबारा और मुझे एहसास है मैं सिंध को निगलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कराची को निगलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो एक नाज बलोच का जाना है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि 2018 के इलेक्शन में ना पीटीआई को बहुत कम यहाँ से वोट मिलेंगे। हालांकि 2013 में कितने वोट इतना दे रहे हैं? इतना नहीं दे रहे। मेरा अपना अंदाज़ा हो सकता है, गलत हूँ, मैं एक छोटा मोटा साफ़ी हूँ सर। अच्छा, ऐसा वो नहीं है। एक और भी है मसला। अब मामला आ जाता है अखलाकियात का। हाँ, पीटीआई चिन्योट का आपने एक बैनर जी बिल्कुल। अच्छा, अब मसला ये कि आजकल जंग ग्रुप से फिर ठनी हुई है पीटीआई की, लेकिन अब उसमें ये तो मतलब नहीं है कि आप जो हैं इतने इस लेवल पे उतर आए। ये जो बैनर है, अगर ये स्क्रीन पे है तो ये आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मोटे मोटे लफ्ज़ों में लिखा है कि जंग ग्रुप से वाबस्ता, ये रिपोर्टर है अहमद दुरानी, इस बदबख्त ने मशहूर ज़माना मलून और गुस्ताख़ रसूल वक़ास गुराया को हीरो करार दिया था। इसने सोशल मीडिया पे गुस्ताखियाँ करने वालों के ख़िलाफ़ अदालती एक्शन पे सबसे ज़्यादा तनकीद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। पूरे सुप्रीम कोर्ट के साथ है मनजानिब पीटीआई चिन्योट। अब लेवल आपका क्या है, यानी आप कौन सा कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? रोशन ख्याल तब्दीली नवाज पार्टी तो आप जलसा आम में है, बिल्कुल, लेकिन जो आपकी कस्बाती ब्रांचेस हैं, जो आपके पैगाम को, जो तब्दीली नवाजी के पैगाम को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, उनकी जो सूरत हाल ये है। मुझे याद आया कि तलागंग में कुछ अरसे पहले ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने एक दूसरे पे गुस्ताख रसूल होने का इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, अब ये तय नहीं हो रहा कि पीटीआई जो है वो क्या है। मतलब कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि इससे तो बेहतर सिपाही साहबा वाले हैं, कम से कम खुल के तो एक बात है ना। आप जो है, जब आपका मौका आता है तो आप रोशन ख्याल और तब्दीली और बुनियादी हुकूक़ और ये सब की बात करते हैं, और जब मौका आता है, अब चिन्योट जो है वहाँ आपको पता ही है कि किन लोगों का ज़्यादा ज़ोर है, तो वहाँ गैलरी से खेलने के लिए या अपने आप को उन जैसा ही साबित करने के लिए आप इस लेवल पे आ गए हैं। तो पीटीआई के कितने एडिशन हैं भैया? सर ये इस बारे में कल खासा वो होता रहा, मैंने भी इंक्वायर किया, तो उसके जवाब में एजाज चौधरी साहब जो हैं, जो पीटीआई पंजाब ये जाली है नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीटीआई से चेक किया है, जो लोकल, उन्होंने कहा है कि नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नहीं है, लेकिन ये आज भी बैनर लगे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आपकी पार्टी के नाम से कोई बैनर लगा हुआ है, और इस बारे में जो जंग ग्रुप की मैनेजमेंट ने ऑफिशियली भी कंप्लेंट लॉन्च की है, वहाँ डीपीओ से भी बात की है कि भाई अच्छा, और फिर आपकी मिर्चें लग जाती हैं जब हम कहते हैं कि साहब जो मिशाल खान कत्ल केस है, हाँ, उसमें जो पीटीआई के हामी तलबा थे या बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग थे, उनका किरदार खासा पुरस्रार था और है। जब हम ये बात करते हैं तो आपको और एक काउंसलर भी तो था पीटीआई का जो भागा हुआ है। हाँ, वो भी था, और एक सुना है कोई हॉस्टल में उसे पनाह बना भी दी गई थी, पता नहीं, अल्लाह जाने। और सुना है कि सूबाई हुकूमत बहुत इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है मिशाल खान केस को आगे बढ़ाने में। चले उस पर भी फॉलो अप ये मैं तंज कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। अच्छा, एक वक्फा ले लेते। वेलकम बैक। और अब वो मौजू जो कि आप जिससे थक चुके हैं और लेकिन हम भी लेकिन बहालत मजबूरी करना पड़ रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट में आज जेआईटी की जो फाइंडिंग्स आई हैं शरीफ ख़ानदान के असासाजात के बारे में, उस पर बहस शुरू हुई। और आज जो है पटिशनर्स, जिसमें नईम बुखारी जो इमरान खान के वकील हैं,
जमात इस्लामी के वकील और शेख रशीद साहब जो जिन्हें किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपने ही वकील हैं, उन्होंने यानी तीनों पटिशनर से अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए। नवाज़ शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से JIT की जो रिपोर्ट है उस पर एतराज़ात जमा कराए गए और कहा गया कि उन्होंने JIT ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है और कहा जा रहा है कि हसन और हुसैन और मरियम नवाज़ जो हैं वो कल अपने एतराज़ात जमा कराएंगे। आज इसाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने यार एतराज़ात बड़े इंटरेस्टिंग है। जी वो बताइए। वही मैं कह रहा हूँ। मतलब पहला एतराज़ उन्होंने किया कि जो वाजिद ज़िया हैं JIT के सरबरा, उन्होंने बरतानिया में बाहमी कानूनी मावनत के लिए जिस लॉ फर्म की खिदमत हासिल की ली वो उनके रिश्तेदार राजा अख्तर की है और राजा अख्तर बरतानिया में PTI का कारकुन है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि किस हद तक ये एतराज़ दुरुस्त है। फिर दूसरा एतराज़ है कि JIT में शामिल ISI के नुमाइंदे ब्रिगेडियर नोमान सईद शमूलियत के वक्त हाजिर सर्विस फौजी अफसर नहीं थे, उनकी शमूलियत बतौर सोर्स हुई थी और ऐसे मुलाजिम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तीसरा यह है कि जिल्द नंबर 10 को सामने ना लाना बददियानती है, इसे शाया किया जाए। फिर उन्होंने कहा जी मुतअद्दिद दस्तावेज़ात JIT खुद एडमिट कर चुकी गैर तस्दीक शुदा हैं, बिल्कुल रिपोर्ट नामुकम्मल और नक़ाइस से भरपूर है। नामुकम्मल रिपोर्ट पे मुद्दा अलहान के ख़िलाफ़ कोई हुक्म जारी नहीं हो सकता, अदालत इसे मुस्तरद कर दे। तो अदालत ने भी तालीफ़ क़ल्ब के लिए गालिबन ये कहा कि भाई अभी तो ये तो महज एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है, आप इसे फ़ैसला क्यों समझ रहे हैं, हम इसको देखेंगे छानबीन करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी देखना होगा कि इसमें से कितनी दस्तावेज़ात जो हैं वो तस्दीक शुदा हैं, यानी कानून शहादत में जब एविडेंस एग्जामिन किया जाता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ये बाकायदा तस्दीक शुदा हैं या नहीं, क्योंकि एक शरीफ ख़ानदान का इल्ज़ाम ये भी है कि इधर उधर से पकड़ के इन्होंने पूरे किए हैं। तो उसके बाद नईम बुखारी साहब से भी जज साहब ने एक सवाल पूछा, जब ये कहा कि आप ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब की जो फर्म कैपिटल FZE आया है और उस बारे में ये इल्ज़ामात हैं कि वो उससे तनख्वाहें लेते रहे, तो आपको ये पता है कि कब कब ली हैं? तो 2 मिनट के लिए तो नईम बुखारी साहब खामोश हो गए। मुझे लगा कि उन्होंने शायद रिपोर्ट का वो हिस्सा नहीं पढ़ा, पर उस पर जज साहब ने फिर उन्हें कहा कि आप चेक कर लें कि 2013 में एक आध दफ़ा ये तनख्वाह जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। अच्छा, आज कमरा अदालत में वो लोग भी थे जिनका बराह रास्त इस मुकदमे, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ज़ाहिर है कोई भी जा सकता है। सिराजुल हक पटिशनर हैं, शेख रशीद पटिशनर हैं, पीपल्स पार्टी और MQM के भी लोग थे, और अपने चौधरी शुजात साहब, उनको ज़ाहिर है कि उम्र ज़्यादा हो गई माशाल्लाह, अल्लाह तो उन्हें मज़ीद उम्र दे। 4 अफराद उन्हें सहारा दे के लाए, 2 घंटे वो बैठे रहे और फिर वही अफराद जो है उन्हें वापस ले गए। शेख रशीद, वो आपने जैसा कहा कि वो अपने वकील खुद हैं, उन्होंने जनाब JIT को कहा कि ये सुपर 6 हैं और मैं इन्हें सल्यूट करता हूँ। ये वही शेख रशीद हैं जब JIT बनी थी तो इन्होंने कहा था ये तो जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन टीम है। वो खैर बिदा करें, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कहते हैं जो पूरी नहीं होती ना सर, वो वक्ती होती हैं, उससे आगे देखा करें। अब आप ये आउट ऑफ जेलसी ना करें आप, जो है ना। सॉरी यार शेख साहब, आई एम सो सॉरी। शेख साहब की एक बात वो मुझे बड़ी फ़नी भी लगी, उन्होंने कहा ये हमीद डेंटर के बच्चे नहीं हैं, ये वज़ीर आज़म के बच्चे। अच्छा, मीडिया को बड़ी तवक्को थी कि आज कोई अबूरी हुक्म जारी हो जाए, बिल्कुल, या अदालत अपना माइंड दे देगी। अच्छा, अदालत तो हर समात में अपना माइंड, नहीं हर समात में नहीं देती। मतलब जैसे आपने कहा, उन्हें ये था कि कोई डेवलपमेंट हो जाएगी कि, या अदालत ये कह देगी कि या तो इसे नैब कोर्ट में भिजवा दें, या कहें कि जी जनाब ये JIT की रिपोर्ट के बाद जो है ना बस कुछ करने को रह ही नहीं गया। मतलब रिपोर्टर समझते हैं अदालत को भी उन्हीं की स्पीड से काम करना चाहिए। बिल्कुल एक्सक्लूसिव, चाइना पंजाब स्पीड। अच्छा, लेकिन अदालत ने थोड़ा सा तो इंडिकेशन दिया, मतलब उन्होंने कहा जी JIT रिपोर्ट में अभी बहस होगी, अभी हम इसका जायज़ा ले रहे हैं, इसमें जो चार्जेस हैं सारे ठीक हैं, आधे ठीक हैं, पौने ठीक हैं अभी तो। और ये तस्दीक शुदा वाला मेरे ख्याल में ये भी अदालत जब कहेगी ये अहम नुक्ता है, इसीलिए जज साहब ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद हुकूमत को भी कहा होगा कि बिल्कुल आप गिरे नहीं, अभी मतलब थोड़ा सा कुर्सी पे बैठ जाए।
तो वो जो है अब कल से जो है हुकूमती वकला ख्वाजा हारिस साहब जो उनके वो है लीड काउंसिल, वो अपना दलाइल शुरू करेंगे और ये इस हफ्ते चलेगा। कब तक चलेगा? अगले हफ्ते भी चलेगा। अच्छा, वैसे इमरान खान तो कह रहे हैं ये आखिरी हफ्ता है। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत के और उनके बच्चों के वकला नहीं। आपने 8 महीने पहले भी ये कहा था कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा। हाँ सर, तो हो गया था। ना करें यार, ना करें, इजाज़त ले लें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।